नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं अनअकैडमी। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस वन ऑफ द टॉपर्स का सब्जेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका एक बेसिक ओवरव्यू मैं पिछले एक सेशन के अंदर में दे चुका हूं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि अगर हम लोग प्रॉपर एक सिलेबस का अगर वॉक थ्रू कर लेते तो थोड़ा सा बढ़िया हो जाता। वॉक थ्रू यानी कि सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या वो आपके इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं शामिल होते हैं, नहीं होते हैं, तो उनको देखेंगे और बनती कोशिश इन सिलेबस से पूछे हुए जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं इवन वो हम लोग इस सत्र के अंदर में देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग PSR लेने की सोच रहे हैं या फिर आप लेना चाहते हो, आपको पहले तो बता दूं कि 16 जून सुबह 9 बजे मेरी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बैच लॉन्च हो रही है अनअकैडमी पर। इसके लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करना होगा। तो देखिए, इस पे हमने बात तो कर ली है कि भाई ये जो सब्जेक्ट है ये एक टॉपर्स का सब्जेक्ट है। चाहे इस साल की रैंक 1, मैं इसी बार की बात कर रहा हूँ, यानी कि UPSC 2024 के जो नतीजे घोषित हुए हैं 2025 में, इसी की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर रैंक 1 पॉलिटिकल साइंस, रैंक 2 हर्षिता गोयल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये मुझे अनअकैडमी का हमारा जो इवेंट था उस पर हम लोग मिले भी थे और बहुत सारी हम लोगों ने बातें भी की थी। इसके अलावा भी हमने देखा है कि एक टॉपर्स का सब्जेक्ट रहा है कि टीना दाबी जो ऑल इंडिया रैंक 1 थी इन 2015, या फिर इशिता किशोर जो ऑल इंडिया रैंक थी 2022 की, इनका भी ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस। तो इस बार का भी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो CSE 2024 के अंदर में 50 लोगों का ऑप्शनल यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। ओके, तो कुछ तो कारण होगा कि बार बार ये सब्जेक्ट टॉपर्स की चॉइस बनते जा रहा है, एवरग्रीन सब्जेक्ट है, ऐसा क्या है? तो इसमें ऑब्वियसली कुछ रीजंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मासिव ओवरलैप है इसका। बाकायदा अभी हम लोग सिलेबस बाय सिलेबस, क्योंकि आज के इस सेशन के अंदर में हम लोग सिलेबस ही देख रहे हैं, तो सिलेबस बाय सिलेबस हम लोग जा करके देखेंगे कि कैसे इसका ओवरलैप काफ़ी अच्छा है। इसमें कोई बैकग्राउंड आपको ज़रूरी नहीं होता है और आप लोग जो है वो इंटरलिंकिंग वगैरह करते, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी इस ऑप्शनल को एक टॉपर्स का सब्जेक्ट बनाती हैं। तो चलिए, जिस मुद्दे के लिए आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस पर बात करते हैं कि सिलेबस एंड लिटिल बिट ऑफ PYQ की वॉक थ्रू। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस या किसी भी पेपर की अगर उस मामले में हम लोग बात कर लें तो कोई भी पेपर अगर आप देखोगे तो उस पेपर को हम लोग बेसिकली 2 पेपर में डिवाइड करते हैं। तो मान लीजिए आपका एक कोई ऑप्शनल है, इस ऑप्शनल के आपके 2 पेपर्स होंगे, एक होगा पेपर 1 और दूसरा जो होगा वो होगा पेपर 2। पेपर 1 जो आपका होता है इसमें अगेन आपके पार्ट A, ठीक है, ऐसा आपको एक पार्ट अलग दिखेगा और दूसरा इसमें पार्ट B अलग से पार्ट दिखेगा। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी पेपर 2 में भी आपको पार्ट A और पार्ट B दिखाई देगा, ठीक है। अब यूजुअली अगर एक ऑप्शनल का थंब रूल ही अगर हम लोग देखें, किसी भी ऑप्शनल के लिए अगर हम लोग देखें तो यूजुअली पार्ट A थोड़ा सा थियरी ओरिएंटेड होता है और पार्ट B थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है, एंड यही हम लोग पेपर 1 पेपर 2 के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग खासकर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर में आप लोगों को कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। जैसे इसके पार्ट A के अंदर में तो पहला जो पेपर है उसको हम लोग कहते हैं कि आपकी जो भी पॉलिटिकल थियरीज है वो प्लस इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स IGP। तो इसमें से पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल फिलोसॉफी, पॉलिटिकल थियरी, ये वाला पार्ट सब कहाँ आता है? ये सब पार्ट इसके पेपर 1 के पार्ट A के अंदर में आता है, जिसमें आपको बहुत सारी अलग अलग थियरीज हैं। पॉलिटिकल साइंस की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेजर आपका जो टाइम है, तो मान लीजिए अगर मैं 80 लेक्चर्स अगर पेपर 1 के लिए ले रहा हूँ, या अगर मान लीजिए मेरे टोटल अगर अनअकैडमी पर देखें तो 130 लेक्चर्स प्लान्ड है। इन 130 लेक्चर्स में अगर मैं कहूँ 33% मेरा टाइम सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक को सिखाने के लिए जाने वाला है, एंड वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, WPT। ओके, ये लगभग मेरा 33%, एक तिहाई समय ले लेगा, लेकिन बाकी का 2/3 में इतना ज़बरदस्त बेस आपका क्रिएट कर देगा कि पूरा का पूरा आपका प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा। ओके, तो इसमें पॉलिटिकल थियरी है और पॉलिटिकल थियरी वाले पार्ट्स हैं, तो अलग अलग लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी कैसी है, तो इसमें आइडियोलॉजी आती है, इसमें अलग अलग जो चीज़ें हैं जैसे राइट्स हो गए, तो हम देखेंगे। तो ये सब मुद्दे थियरी ओरिएंटेड इसके अंदर होंगे।
फिर हमारे इंडिया के अंदर में जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, जैसे हमारे देश के अंदर में इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसके अंदर में कास्ट का क्या रोल है, हमारे देश के अंदर में अगर हम रिलीजन को देखें तो उसका क्या रोल है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की ग्रोथ कैसे हो रही, किसका सोशल बेस क्या है, और कैसे लेजिस्लेटर्स की सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल चेंज होते जा रही है, कितनी सोशल मूवमेंट्स है, और पूरा का पूरा आप लोगों का लक्ष्मीकांत यानी कि GS2 आपका एज इट इज़ आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। फिर आता है पेपर 2। तो पेपर 2 के अंदर में बहुत सारी अगेन ये IR वाला पार्ट है। IR का एक तो हम लोग कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। कंपेरेटिव मतलब क्या, कंपेरेटिव मतलब हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, कुछ चीज़ों को अपने को कंपेयर करना है, वो हम इसके अंदर करेंगे। और दूसरा इसके अंदर में लिटरली आप लोग अलग अलग कंट्रीज़ के साथ के रिलेशंस देखते हो। अब पॉलिटिकल साइंस को लेकर के एक बहुत बड़ा जो मिथ है लोगों के अंदर में, वो ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब है भाई एक कंट्री के साथ की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमको डिटेल में पता होनी चाहिए। तो आप सबको बता देना चाहता हूँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसकी अगर हम बात करें, ओके, पार्ट बी की अगर हम लोग बात करें तो ये IR जो है उसके लिए बाकायदा UPSC ने कुछ ही कंट्री स्पेसिफाई करके रखी है और UPSC उन्हीं पर सवाल करती है, तो आप टेंशन मत लीजिए। एनीवेज, तो ये कुछ आप लोग ब्रॉडली मैक्रो लेवल से अगर हम लोग इस सिलेबस को डिफाइन करें तो आप लोगों को इस तरीके से हमारा सिलेबस जो दिखाई देगा। दिस इज अ मैक्रो लेवल ऑफ सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। लेट्स वॉक थ्रू नाउ द एंटायर सिलेबस। उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं पेपर 1 पार्ट ए। पेपर 1 पार्ट ए के अंदर में सबसे पहले आपकी पॉलिटिकल थियरीज है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, साइंस क्यों कहलाता है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल थियरी क्या होती है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी क्या होती है, थियरी किसे कहेंगे, और क्या ये फिलोसॉफी का पार्ट है, पॉलिटिक्स कैसे अलग है, इन सब मुद्दों को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। और इसके अलग अलग जितने भी अप्रोचेस हैं कि भाई पॉलिटिकल साइंस जो है वो हमेशा से इवॉल्व होते हुए आया है। एक समय था जब ये फिलोसॉफी के अंडर हुआ करता था, एक समय था जब इसको रिलीजन के अंडर में पढ़ा जाता था, एक समय था जब ये मॉडर्निटी के अंडर में स्टेट को पूरी तरीके से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, और तब ये किस तरीके से इवॉल्व होता है, कैसे इसके अंदर में साइंटिफिक मेथड्स जो है वो लाने की कोशिश की जाती है, सब पॉलिटिकल थियरी के अंदर में आप लोग देखोगे, जिसके अंदर में एज आई सेड पॉलिटिकल थियरी के अलग अलग मीनिंग और अप्रोचेस, ये वाला पार्ट हम देखेंगे। फिर आते हैं थियरीज ऑफ स्टेट। तो पॉलिटिकल साइंस पूरी तरीके से स्टेट से एसोसिएटेड है। स्टेट क्या होता है, मैं आपको एकदम ब्रीफली समझाता हूँ कि स्टेट क्या होता है। देखिए, ये स्टेट जो है ये कंसेप्ट पूरी तरीके से ऑब्वियसली यूरोप के अंदर में ओरिजिनेट होता है, और इसका स्टेट का जो मतलब बनता है वो यहाँ पर राज्य नहीं है। स्टेट का यहाँ पर मतलब है कि इसके अंदर में 4 चीज़ें कंपलसरी आएंगी। कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो होगी सॉवरेंटी। ओके, व्हाट इज सॉवरेंटी? सॉवरेंटी को हम लोग कहते हैं हिंदी के अंदर में सार्वभौमता। सार्वभौमता मतलब क्या? मतलब जब भी कोई डिसीजन लेनी हो, उस डिसीजन के अंदर में आई एम द अल्टीमेट डिसीजन मेकर, मुझे कोई एक्सटर्नल या इंटरनल बंदा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, मुझे जो लेनी डिसीजन वो डिसीजन मैं अपने बिहाफ पर लूँगा, दैट इज सॉवरेंटी। दूसरा, इसके अंदर में आप लोगों के पास में एक टेरिटरी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो एक इसके अंदर में आपके पास में क्या होनी चाहिए, एक आपके पास में फिक्स्ड टेरिटरी जो है वो होनी चाहिए, ओके, या फिर आप बाउंड्री वगैरह कह सकते हो, जैसे इंडिया हो गया। फिर तीसरी जो बात आती है इसके अंदर में वो है कि आपके पास में एक फिक्स्ड पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉपुलेशन होनी चाहिए। एंड फोर्थ एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके अंदर में आपकी एक गवर्नमेंट आती है। तो ये जब आपके एलिमेंट्स जब सारे के सारे जुड़ जाते हैं तब आपका स्टेट बनता है। लेकिन ये स्टेट कैसा होना चाहिए उसकी कुछ थियरीज़ हैं, ओके, और वही हम लोग थियरी ऑफ स्टेट्स के कंसेप्ट में हम देखेंगे। कभी ये स्टेट ऐसा होगा, यहाँ की गवर्नमेंट ऐसी होगी जो काफ़ी लिबरल होगी, कभी कोई गवर्नमेंट ऐसी होगी जो मार्क्सवाद में बिलीव करती है, इसलिए मार्क्सिस्ट थियरी अलग होगी। फिर कुछ लोग होंगे जो लोग सोशलिस्ट या सोशलिज्म की बातें करेंगे, इसलिए सोशलिस्ट थियरी ऑफ स्टेट आप लोगों की अलग होगी, ओके। तो जब हम थियरीज ऑफ स्टेट देखेंगे तो इसके अंदर में हम क्या देखेंगे कि ये स्टेट कैसा होना चाहिए, और उसके छोटे छोटे जो भी डिटेल है, लिबरल है, न्यू लिबरल है, तो लिबरल का अगेन और आगे जा कर के थोड़ा सा इसके अंदर में चेंज जो आएगा उसको हम न्यू लिबरल कहेंगे। फिर आता है मार्क्सिस्ट, ऐसे ही प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल,
फेमिनिस्ट, तो ये सभी जो थियरीज़ हैं अलग अलग स्टेट की, ये हम लोग देखेंगे। वैसे तो एज आई सेड कि हम लोग जब शुरू करते हैं इसको, तो हम शुरू पेपर 1 के सबसे लास्ट टॉपिक से करते हैं। मतलब ये आप लोगों को जान करके काफ़ी ताज्जुब होगा एज आई सेड कि ये आप लोग अगर देखें तो इसके अंदर में सिलेबस के अंदर में आपको यहाँ पर एक लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थिंकर्स दिए हुए हैं। तो ये 9 थिंकर्स आप पढ़ते हो, आपको लगता है 9 थिंकर्स है मतलब हार्डली कितना ही पार्ट होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका समय यही लेगा। एज आई सेड लगभग 33% ऑफ योर टाइम विल बी स्पेंट इन स्टडिंग दीज थिंकर्स, ठीक है, क्योंकि यही आपका बेस बनाते हैं। इन थिंकर्स को जब हम लोग खास करके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी देयर टाइम, ओके, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी देयर स्पेस, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी देयर आइडियाज़, ओके। तो इससे अपने को एकदम पूरी की पूरी आइडिया आ जाएगी कि ये थिंकर कैसा है, उनकी कुछ स्टोरीज़ होंगी, कहानियाँ होंगी, वो सब हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल उस समय में प्लेटो जो डेमोक्रेसी का फॉर्म ग्रीस के अंदर में हुआ करता था, तो ग्रीस उस समय में छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। तो स्टेट मतलब सॉवरेंटी होनी चाहिए मेजरली आप लोगों के पास में। तो उस समय में सिटी के आकार के, जैसे आज एक सिंगापुर जो है वो एक सिटी स्टेट है, तो उस तरीके के छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। तो ही यूज टू बिलोंग टू एथेंस। अब एथेंस में जब वो बिलोंग करता था, एथेंस में जब वो वहाँ पर रहा करता था, तो वहाँ पर वो उधर की डेमोक्रेसी को हेट करता था। वो डेमोक्रेसी को हेट करने के पीछे कुछ रीज़न थे। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो था वो था कि सोक्रेटस जो कि उनके गुरु थे, उनको जो जहर पीने की सज़ा दी थी, मरने की जो सज़ा दी थी, वो डेमोक्रेसी के अंदर में दी थी। प्लेटो के हिसाब से उनके जो गुरु है सोक्रेटस, वो वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ है। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं एकदम डिटेल में उस चीज़ को स्टडी करूँगा। वो खास करके डायलेक्टिक्स का मेथड है कि वाद विवाद से आप एक सही उत्तर निकालने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने कह दिया और आपने मान लिया। आप उस पर अपना दिमाग लगाओ, आप अपनी रीजनिंग करो, आप अपने लॉजिक को यूज़ करो। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन, तो सोक्रेटस जो है वो उस समय में अपनी कुछ आइडियाज़ फैला रहा था, लेकिन वो आइडियाज़ उधर की रूलिंग पार्टीज़ को, रूलिंग गवर्नमेंट को पसंद नहीं आती है, वो उनको जहर पीने के लिए मजबूर करती है और वो मर जाते हैं। ओके, तो फिर वहीं पर प्लेटो जो है वो खास करके हेट्रेड जो है वो डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। वहाँ की पूरी हिस्ट्री भी आप लोग समझ पाओगे, टाइम स्पेस आइडियाज़, ये सब चीज़ें एक एक की देखेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यही पूरा बेस फॉर्म करेगा, यही आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिफाइन करेगी, यही आपकी थीरीज ऑफ स्टेट डिफाइन करेगी, यही आपके और भी आगे के कंसेप्ट डिफाइन करेंगे, चाहे वो राइट्स हो, चाहे वो आपके जस्टिस हो, सब चीज़ें वही डिफाइन करेगी। तो हम शुरू करेंगे प्लेटो से, फिर प्लेटो को किस तरीके से एरिस्टोटल क्रिटिसाइज़ करता है, ओके, और वो अपनी आइडियाज़ देता है। फिर मेडिवल पीरियड के अंदर में, मतलब मेडिवल पीरियड जब एंड हो रहा था, तो उस समय कैसे मैकियावेली आता है और पूरे पूरे पॉलिटिक्स को एक नई दिशा के अंदर लेकर के जाता है। फिर हॉब्स करके एक थिंकर आएगा, ओके, बहुत ही शानदार थिंकर है, ओके, बहुत ही शानदार थिंकर है, मज़ा आएगा एकदम पढ़ने के लिए इनको, हॉब्स को। फिर उसके आगे लॉक है, फिर जेएस मिल है, उसके अंदर मार्क्स है, ग्राम्स्की है और हैना अरेंट है। देखिए कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर हमने किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए क्या। मैं खास करके कहता हूँ आप जीएस के लिए एक बार नहीं करोगे चल जाएगा, लेकिन ऑप्शनल के लिए ज़रूर कीजिएगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखो ये सब पढ़ते समय में अब आप लोग कुछ छुपे हुए थिंकर्स नहीं पढ़ पा रहे हो, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि अपने को इसमें प्लेटो को अगर ढंग से समझना है तो आपको सोक्रेटिस को समझना होगा। उसी तरीके से अगर आपको जेएस मिल को अगर ढंग से समझना है तो आप लोगों को बेंथम को समझना पड़ेगा। और हॉब्स और लॉक जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते हैं तो उसी समय में एक और बंदा भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दे रहा होता है और काफ़ी अलग थ्योरी देता है, जिसका नाम है रूसो। एंड नॉट टू फॉरगेट, अगर आप लोगों को मार्क्स को समझना है तो उस समय के जो फिलोसोफर, काफ़ी फेमस फिलोसोफर थे हेगेल, उसको भी समझना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कब समझ में आएंगी? जब आप किसी एक क्लास को ज्वाइन करते हो और इन सब चीज़ों को डिटेल में देखते हो। तो मैं यही कहता हूँ, लोग कहते हैं सर इन सब का फ़ायदा कहाँ पर है? इन सब का फ़ायदा एक मतलब पूरी तरीके से इसका फ़ायदा आपको होगा GS4 के अंदर में, ठीक है। कहाँ पर होगा? GS4 के अंदर में होगा इसका फ़ायदा। इवन आप लोगों को ये सभी फिलोसोफर्स एसे के अंदर में भी हेल्प करते हैं, पूरी तरीके से एसे के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये फिलोसोफर्स हम लोग देखेंगे। फिर ये होते ही लोगों का कहना है भाई इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया जो पॉलिटिकली एम्प्टी है, इंडिया पॉलिटिकली एम्प्टी है। तो फिर हम उनको बताते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट नहीं पढ़ोगे
और केवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ोगे फिर तो गड़बड़ होने ही वाली है। ओके, तो फिर हम लोगों को बता रहे हैं कि देखो भाई, हमारे पास में धर्मशास्त्र नाम की चीज़ है, हमारे पास में अर्थशास्त्र नाम की चीज़ है, हमारे पास में बुद्धिस्ट अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। इवन इन्होंने कहा है कि स्टेट कैसा होना चाहिए, राजतंत्र कैसा होना चाहिए। ओके, तो ये हम लोग सब धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ये आपका पूरा पूरा आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, एंड एंशियंट हिस्ट्री जो भी हमारी है ना, वो मैच करती है। क्या बात कर रहे हो सर? यस, अगर आप लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में बताना है या बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के बारे में बताना है या इवन धर्मशास्त्र के मनुस्मृति और बाकी जो शास्त्र हैं उनके बारे में बताना है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री लगेगी। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू रीड दिस एंड देन कम टू माई क्लासेस, ऐसा नहीं है, वो मेरी जवाबदारी है कि आपका कवर करवाया जाए। फिर अगला यहाँ पर आप लोग देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, ये आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है। सर सैयद अहमद खान, श्री अरबिंदो, M.K. गांधी, B.R. अम्बेडकर, M.N. रॉय, इनको डिटेल में, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। और वैसे भी GS1 के अंदर में हमारे जो M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज़, इन सब में भी अगेन वापस से वो आते हैं, ऐसे के अंदर में इनका यूसेज होता है। तो पूरी तरीके से देखिए ओवरलैप कितना शानदार है। ओके, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे जाते हुए हम लोग ये थियरीज ऑफ स्टेट, बिकॉज मार्क्स ने आपको कैसा ये स्टेट होता है वो बता दिया होगा। ओके, जब लॉक आता है तो कैसे लिबरलिज्म की शुरुआत होती है और वो आगे कैसे नियो लिबरलिज्म, प्लूरलिज्म, इन सब में जाता है। इंडिपेंडेंट इंडिया और बाकी के जो कंट्रीज़ हैं, जब ये कॉलोनी से मुक्त होते हैं या फिर ये जब मुक्त हो जाते हैं, इनको जब स्वतंत्रता मिल जाती है तो इनकी भी एक आइडिया आती है। धीरे धीरे आगे जाने पर फीमेल जो है वो कहती है कि भाई पॉलिटिकली अब तक उनके मुद्दे नहीं उठाए गए हैं, वो भी उठाए जाए। और उस समय में सिमोन दी बोवियर जैसी थिंकर्स आती हैं जो कहती है कि वन इज़ नॉट बॉर्न वुमन, सुनिएगा, वन इज़ नॉट बॉर्न वुमन बट वन बिकम्स वुमन। वन इज़ नॉट बॉर्न वुमन, वन बिकम्स वुमन का मतलब क्या है कि कोई वुमन पैदा नहीं होता है, वो बन जाती है। कैसे? आपके सोसाइटल क्या कहते हैं, प्रोग्रेस के थ्रू, कि जानबूझ करके आप जो है वो लड़की को पिंक कलर पहनाते हो, जानबूझ के उसको फ्रॉक ला करके देते हो और इस तरीके से वो पीछे जाती है, ठीक है। तो ये सब आइडियाज़ हम देखेंगे। देन कम्स थियरी ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस वैसे एंड में आता है अपना, और इसके अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है जिसका नाम है रॉल्स। और रॉल्स की जो जस्टिस की थियरी है ना, मतलब ऐसा है कि आपको एक सवाल मैं ऐसा दे रहा हूँ जो आप पढ़ करके जाइएगा, इस पर यूपीएससी सवाल करेगी, मतलब करेगी, कंपलसरी करेगी, पक्का करेगी, कंपलसरी है, इसमें आना ही है, मतलब आना ही है। तो ये वाला एक सवाल जो है वो आपका ज़रूर आएगा। फिर जस्टिस में खास करके जब रॉल्स अपनी थियरी देता है तो कुछ जो कम्युनिटी में बिलीव करते हैं ऐसे जो लोग हैं, ओके, तो इन लोग इसको किस तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हैं और उसके बाद में कैसे रॉल्स जो है वो अपनी थियरीज़ को मॉडिफाई करता है, ये आपको इस पार्ट में देखना होगा, ठीक है। आप कहोगे सर ये कहाँ यूज़ करवा रहे हो, जा कर के देखिएगा GS4 का पेपर, GS4 के पेपर के अंदर में पूरी तरीके से इस पर सवाल जो पूछा हुआ है कि जस्टिस की जो थियरी है रॉल्स द्वारा जो दी गई है वो क्या है। ओके, फिर आता है इक्वालिटी। ये अगेन आप लोगों के, आप GS1 कहो, 2 कहो, 3 कहो, 4 कहो, हर तरफ में काम की चीज़ है। इक्वालिटी सोशल कैसे हो, पॉलिटिकल कैसे हो, और इसमें आजकल जो सबसे बड़ा एक जो मुद्दा है, ओके, वो है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन के मुद्दे को हम लोग डिटेल में समझेंगे, कॉल्ड एज अफर्मेटिव एक्शन। तो रिजर्वेशन क्या इंडिया के लिए यूनिक है, क्या और किसी कंट्री में है, और अगर है तो वहाँ पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, ये सब बातें हम लोग इसके अंदर में अफर्मेटिव एक्शन के अंदर में देखेंगे। फिर आती है राइट्स की बातें कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट अगर चीज़ आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी की अगर कोई है या आज के मॉडर्न गवर्नमेंट की अगर कोई है तो वो राइट्स है। आपको कौन से राइट्स मिलने चाहिए ये आज बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि नहीं। तो उसमें अलग अलग राइट्स की थियरीज़, आपके लीगल राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, अपार्ट फ्रॉम दैट नेचुरल राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, ये सब आपके आएंगे। तो इसके अंदर में बाकायदा आपको कहा है, क्लियर कट कहा है, ह्यूमन राइट्स ढंग से पढ़िएगा करके, ठीक है। फिर आता है अगला मुद्दा एंड दैट इज कॉल्ड एज द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो है वो है, तो डेमोक्रेसी में भी अब अलग अलग टाइप की डेमोक्रेसीज है। इंडिया खुद एक डेमोक्रेसी है, ओके, इंडिया खुद एक डेमोक्रेसी है, और इंडिया की डेमोक्रेसी में ही हम लोग और भी अलग, मतलब इंडिया एक खुद डेमोक्रेसी, लेकिन ये डेमोक्रेसी कैसी है, इसके भी कुछ टाइप्स है क्या, इसके भी कुछ पैटर्न्स है क्या।
तो उन सब मुद्दों पर वापस से आपकी बात शुरू होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग खास करके जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो गया एक, फिर उसके बाद में पार्टिसिपेटरी हो गया और डेलिब्रेटिव हो गया। तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है कि सिर्फ एक किसी व्यक्ति को आपने इलेक्ट कर दिया है, वो आपको अब रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनफ नहीं है। तो इनफ के लिए हमको क्या करना होगा? हमको लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाना है। तो इंडिया के अंदर में भी वही पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जैसी चीज़ें लेकर के आते हैं। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोग लेकर के आते हैं। उसके आगे जाने के बाद में हम लोग डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी देखते हैं। व्हाट इज डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी? कि डेमोक्रेसी के अंदर में बात तो होनी चाहिए। डिबेट अगर पूरी तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर में खत्म हो रहा है तो कैसे चलेगा? आप डिबेट ही नहीं करना चाहते हो। आजकल इनफैक्ट अगर आप डेटा देखें तो 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, इन सब के अंदर में डिबेट कम से कम होते जा रहे हैं, खास करके बिल्स को लेकर के। तो अगेन ये वाला मुद्दा जो है वो हम लोग इसके अंदर में देखेंगे कि डेमोक्रेसी कैसी है। फिर भैया पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर। इस पावर के सारे अलग अलग आयाम। इस पावर का एक और जो आयाम है उसको हम लोग कहते हैं हेजेमनी। तो हेजेमनी जो है वो क्या है? तो हेजेमनी आप लोगों को ऐसा आप लोग कह सकते हो कि इट इज़ काइंड ऑफ अ इनविजिबल पावर, ठीक है, जो आप लोग फील नहीं करते हो लेकिन आप लोगों के ऊपर में एक्सरसाइज की जाती है। तो इसके अंदर में ग्राम्स्की नाम का थिंकर है, क्या बातें करता है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को समझ करके, ठीक है। फिर आइडियोलॉजीज़ हैं, तो अलग अलग आइडियोलॉजी, भाई किसी की कुछ आइडियोलॉजी, किसी की कुछ आइडियोलॉजी है। यही आइडियोलॉजी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में कैसे आप लोगों की ट्रांसफॉर्म होती है, चाहे वो लिबरलिज्म हो, सोशलिज्म हो, मार्क्सिज्म हो, फासिज्म, गांधीज्म, फेमिनिज्म। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आप थिंकर्स पढ़ोगे, इन्हीं थिंकर्स का एक्सटेंशन पूरी तरीके से थियरीज ऑफ स्टेट में दिखेगा, और यही थियरीज ऑफ स्टेट का एक्सटेंशन आगे जाकर के आपको वापस से पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के अंदर दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा पेपर 1 पार्ट ए है। आई होप गाइज आप लोगों को पेपर 1 पार्ट ए पूरी तरीके से क्लियर हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं पेपर 1 पार्ट बी के तरफ में। थोड़ा सा ये क्या है कि मुझे इसको जूम करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। इसको जूम कैसे करते हैं, जूम कैसे करते हैं, ऐसे अगर बड़ा करें तो होगा क्या? आई थिंक इसमें ये वाला ऑप्शन मुझे नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इसको पेन को अगर बंद कर दें और इसको अगर, हाँ ये हो गया ना, बढ़िया। पेन को थोड़ा बंद करना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर जाएं, खास करके अभी अपना क्या है, पेपर 1 का पार्ट बी, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह। फिर आगे है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसको ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, पीजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट, तो ये सब मूवमेंट वगैरह जो आप लोग देख रहे हैं, ये सब क्या है? तो ये सब आपके मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है। फिर इसी को पढ़ने के लिए जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, तो वो आप लोगों का अगले मुद्दे के तौर पर बेसिकली आने वाले हैं, ठीक है। फिर जो है वो अगला जो पार्ट है वो है कि हमारा संविधान किस तरीके से बनाया गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड गाइज इसमें पॉइंट नंबर 3 जो है यहाँ से जो आपका शुरू होगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 जो है यहाँ से जो आपका शुरू होगा, 3 है, 4 है, ओके। ये तो पूरे आप लोगों के GS2 यानी कि लक्ष्मीकांत, उस लक्ष्मीकांत के आप लोग सारे के सारे मुद्दे इसमें ही देख सकते हैं, ओके। तो इसके अंदर में प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ओके, एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, स्टेट का क्या है, यूनियन के क्या है। फिर उसके बाद में आप लोग देखो तो पंचायती राज पूरा इंस्टीट्यूशन, 73rd 74th अमेंडमेंट हो गए, ओके। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया, फाइनेंस कमीशन, UPSC। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इस बार का 2025 का क्वेश्चन आप लोग जो है वो अगर आंसर कर पाते थे, अगर आप लोगों ने इनमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को अगर ढंग से स्टडी कर लिया होता। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फेडरलिज्म, जिसमें आप लोग खास करके सेंटर और स्टेट के बीच में काफ़ी झगड़ा देखोगे। कहाँ झगड़ा देखते हो? तो आप देख लीजिए,
यूनियन में और तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा हम लोग झगड़ा देखते हैं, चाहे वो कभी बिल को लेकर के हो, चाहे वो कभी यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के हो, ठीक है, या फिर कभी कभी जो सेंटर से स्टेट्स को अलोकेटेड जो फंड है उसको लेकर के हो। ये सब टेंशन्स, इनकी चेंजिंग नेचर और कुछ टेंडेंसीज अगर है तो वो सब हम इस पार्ट के अंदर में देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है पूरी तरीके से अगेन आप लोगों का हिस्ट्री वाला पार्ट, यानी कि नेहरूवियन और गांधीयन पर्सपेक्टिव क्या था खास करके नेशन की डेवलपमेंट को लेकर के, कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिपेंडेंट होने के बाद में इनका क्या कहना था भाई, कैसे लेके जाना है देश को। ओके, ग्रीन रिवोल्यूशन कैसा है, लैंड रिफॉर्म्स, एग्रेरियन रिलेशन, लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आपके सोसाइटी वाले पार्ट में हम लोग वापस से एंटर करते हैं कास्ट। कास्ट का रोल इंडियन पॉलिटिक्स में क्या है, और आप लोगों ने वो एक फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा कि इंडियंस डू नॉट कास्ट देयर वोट, रादर दे वोट देयर कास्ट। रिलीजन की बात कर लीजिए, एथनिसिटी की बात कर लीजिए, ये सब आप लोगों के इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर में आता है। देन कम्स पार्टी सिस्टम। तो पार्टी सिस्टम के अंदर में अब देखिए नेशनल पार्टीज़ देखिए, रीजनल पार्टीज़ देखिए, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा इतना ही नहीं, इनकी आइडियोलॉजीज़ कैसी हैं, इनके सोशल बेस कौन से हैं। ओके, फिर इनका पैटर्न ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स कैसा है, कोलिशन पॉलिटिक्स कैसे इमर्ज हुआ, खास करके 1967 के बाद में किस तरीके से इमर्ज होता है, और कैसे इसके अंदर में आप लोगों को अलग अलग चेंजेस दिखाई देते हैं। प्रेशर ग्रुप्स हैं, इलेक्शन के बिहेवियर के अंदर में आपको अगर कोई अलग से ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं तो वो ठीक है। फिर चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल हो गई लेजिस्लेटर्स की, वो है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ये सोशल मूवमेंट्स वगैरह जो होती है ना आपकी, कि सिविल लिबर्टीज़, वुमेन की मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट, तो ये सब आपके पेपर 1 पार्ट बी के अंदर आता है। तो गाइस हमने यहाँ पर पेपर 1 पार्ट बी और पेपर 1 पार्ट ए अच्छे तरीके से समझ करके ले लिया है, और काफ़ी ज़्यादा इसका ओवरलैप होता है ये भी हमने समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ जो कि है पेपर 2 पार्ट ए। ओके, पेपर 2 पार्ट ए, तो मैंने आपको पहले ही बताया ये मेजरली आईआर रिलेटेड है। तो इसमें ना जैसे अभी देखिए कंट्री कैसी होनी चाहिए, उसका इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ में पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए, क्या उसने रियलिस्ट होना चाहिए, क्या उसने आइडियलिस्ट होना चाहिए। रियलिस्ट में से ज़बरदस्त रियलिस्ट कंट्री हम लोग खास करके इजराइल को देखते हैं, ठीक है, इजराइल को देखते हैं। कैसे इजराइल को सर, अभी देखिए उसकी थियरी ही है कि मुझे सरवाइव करना है, और मुझे अगर सरवाइव करना है तो मेरे लिए कुछ नहीं मैटर करता है तुम कितना ही मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करो। गाज़ा में लोग मर रहे हैं या कुछ और हो रहा है, वो मैं इमोशनली ब्लैकमेल होने ही नहीं वाला हूँ। मैं मारूंगा, मुझे मेरा सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट है। मुझे जहाँ दिखा कि ईरान वीक हो रहा है मैं ईरान की भी धज्जियाँ उड़ा दूंगा। आप लोग देख रहे होंगे कि ईरान और इजराइल के बीच में भी फाइट चल रही है। आपको लगा कि सीरिया के ऊपर में अब सीरिया वीक हो गया और उसके कुछ ऐसे हाइडआउट्स अभी तक बचे हुए हैं, ध्वस्त करो। ये जो पॉलिटिक्स है ये हमेशा से उसका एक रियलिस्ट पॉलिटिक्स रहा हुआ है। इवन यूएस का पॉलिटिक्स भी हम लोग रियलिस्ट पॉलिटिक्स देखते हैं। हम लोग पहले थोड़े से आइडियलिस्ट हुआ करते थे, जैसे इंडिया की ही बात करें कि नहीं नहीं यार वो क्या सोचेगा, 4 लोग क्या सोचेंगे। अब 4 लोग क्या सोचेंगे बार बार सोचते रहोगे तो फिर तुम्हारी तो बैंड ही बजा दी जाएगी, वो नहीं चलेगा। तो इसलिए अब इंडिया भी थोड़ा थोड़ा सा रियलिज्म की तरफ में जा रहा है, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्सरसाइज हमने किए। हमको क्या है ना कि बार बार ब्लैकमेल किया जाता था, और हम लोग भी थोड़े आइडियलिस्ट हो जाते थे कि अरे पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन है, कहीं अपने ऊपर फेंक दिया तो ख़त्म हो जाएंगे यार। ओले हम दो देखेंगे, जो होगा देखेंगे। सुन लो, मैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में और नॉन स्टेट एक्टर्स में कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता हूँ, मैं तो सीधा पनिश करूँगा। तो ये सब बातें जो है वो हम लोग देखते हैं। फिर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के, उनकी कुछ थीरीज़ हैं। ओके, सिस्टम थ्योरी, फंक्शनलिस्ट थ्योरी, ये सब हम लोग जो है वो पेपर 2 पार्ट ए के अंदर देखेंगे। और इन्हीं से जोड़ करके हम लोग जो है वो कुछ कंसेप्ट्स हैं, जैसे नेशनल इंटरेस्ट। तो एक मॉर्गेंथू नाम का थिंकर है, मॉर्गेंथॉ जो है वो कहता है कि फॉलो ओनली वन गाइडिंग स्टार, फॉलो ओनली वन थॉट ऑफ एक्शन, एंड दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। क्वाड में मेरी हेल्प होगी नहीं होगी, इसमें मेरी हेल्प होगी नहीं, आप सिर्फ ये चीज़ देखो कि आपके नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं क्या। ईरान जो है वो हमको कह रहा है यार यूएस ने तेरे को बोला कि ऑयल लेना बंद कर दे, तो उन्हें बंद कर दिया, ऐसा मत कर, यही दोस्ती क्या। और भाई ईरान तो खुद पाकिस्तान का बार बार साथ देता है,
तू कश्मीर पर कैसे स्टेटमेंट दे रहा है, तो मैं फिर तुझे क्यों अपना दोस्त मानते बैठूँ? मैं मेरे नेशनल इंटरेस्ट देखूंगा ना। फिर आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हर एक एंगल से। आजकल तो एक नया डायमेंशन ऐड हो गया, साइबर सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी था, फिजिकल सिक्योरिटी था, फूड सिक्योरिटी वगैरह सब था, अब साइबर सिक्योरिटी नाम का एक और डोमेन आ गया है। पावर हो गई, हार्ड पावर है, सॉफ्ट पावर है, स्मार्ट पावर है, फास्ट पावर है, ये सब कंसेप्ट देखेंगे। बैलेंस ऑफ पावर का क्या कंसेप्ट होता है, डिटरेंस क्या होता है। तो डिटरेंस आजकल काफ़ी ज़्यादा आप लोग चर्चा में देखोगे। डिटरेंस मतलब डरा के रखना अगले वाले को, कि तू मेरे ऊपर अटैक किया, तेरे को धो धो के ऐसा धोऊंगा कि पूछना मत। फिर ट्रांसनेशनल एक्टर्स एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, ऐसे कुछ कंसेप्ट है। वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन, ये आपके अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर के कंसेप्ट आते हैं। फिर इसी में देखिए अभी सुपर पावर्स का राइज कैसे हुआ, फिर उनमें आइडियोलॉजिकल बाइपोलरिटी कैसे बनती है, आज उनका कैसे, मतलब ये पूरा कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स है बेसिकली। तो ये अगेन आपका, मैं अगर बताऊं तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन इस बार की जो हिस्ट्री होगी वो पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री होगी। ओके, ये जो आप हिस्ट्री पूरी पढ़ोगे ये वर्ल्ड हिस्ट्री होगी। फिर उसमें वही नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है, हम लोग कैसे आए थे, सोवियत यूनियन का कोलैप्स क्या हुआ, और ख़ास करके आज यूक्रेन के साथ में किस तरीके से रशिया जो है वो लड़ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हम लोग जो है देखेंगे। बट इन सब में सबसे पहले अगर पेपर 2 के पार्ट ए में कोई कंसेप्ट आते हैं तो वो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट आता है। सर क्या होता है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स? सिंपल और सादी भाषा के अंदर में अगर मैं आपको समझाऊं तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब है दो चीज़ों को कंपेयर करना। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब है दो चीज़ों को कंपेयर करना। ओके, तो हम क्या कंपेयर करेंगे? हम लोग जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज, सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ और ख़ास करके आज की जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं उनका कंपैरिजन करेंगे। हम लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसी हैं इंडिया के अंदर में, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में और डेवलप कंट्रीज़ के अंदर में, उनके प्रेशर ग्रुप, उनकी सोशल मूवमेंट। तो जैसे सोशल मूवमेंट को लेकर के एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, तो अमेरिका में जो सोशल मूवमेंट्स हो रही है उनको कहा जाता है कि अब उनकी न्यू सोशल मूवमेंट चल रही है। न्यू सोशल मूवमेंट मतलब क्या? न्यू सोशल मूवमेंट मतलब बेसिकली अब उनके कहीं पर भी सोशल मूवमेंट के इश्यूज़ जो हैं वो ब्रेड एंड बटर को लेकर के, यानी कि आपके लाइवलीहुड के मैटर्स को लेकर के नहीं है, आपके आजीविका के साधनों को लेकर के नहीं है। तो अब क्या है? अब इनके जो सवाल है वो आजकल जो है वो नेचर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ओके, हम लोग कैसे जो हैं वो पोल्यूशन वगैरह कम करें, ये सब चीज़ें हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बाकी सब चीज़ें, ह्यूमन राइट और इन सब पे आजकल सोशल मूवमेंट हम लोग खास करके देखते हैं। लेकिन वही अगर हम सोशलिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में, खास करके इंडिया जैसे कंट्री के अंदर में अगर हम लोग देखें तो हमारे इश्यूज़ ही अलग है। हमारे इश्यूज़ क्या है? हमारे इश्यूज़ दोनों मर्ज हो जाते हैं, ओल्ड सोशल मूवमेंट और न्यू सोशल मूवमेंट मर्ज हो जाती है यहाँ पे, कि लाइवलीहुड के भी मैटर्स है और हमारे नेचर के भी इश्यूज़ हैं, तो दोनों को अपने को मर्ज करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ कंपैरिजन खास करके ग्लोबलाइजेशन को लेकर के, उनकी अलग अलग थियरीज़ को लेकर के और ये सब चीज़ों को लेकर के हम लोग सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे। ये काफ़ी अलग सा एक कंसेप्ट आप लोग देखोगे, लेकिन इसको आप लोग अगेन स्टिल GS2 के अंदर में यूज़ कर सकते हो। कैसे? तो GS2 के अंदर में पॉइंट नंबर 4 जो है वो कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज़, वो वाला पार्ट आता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका मैच करेगा। ठीक है, फिर आती है बात कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ। सब पैसे की बात है भैया। ओके, तो किस तरीके से पहले इन्होंने ब्रेटन वुड सिस्टम्स बनाए, WTO कैसे आता है, कैसे काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक कोऑपरेशन आता है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, ये सब चीज़ें हम इस पार्ट के अंदर में देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत अच्छे अच्छे IR के टॉपिक्स, जिसमें यूनाइटेड नेशंस को आप डिटेल में पढ़ोगे, जो पूरी तरीके से GS2 में हेल्प करेगा। आप लोग रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें यूरोपियन यूनियन कैसे बना, आसियान कैसे बना, एपेक कैसे बना, सार्क कैसे बना, नाफ्टा कैसे बना, ये समझोगे। और कुछ कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न जैसे कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, जेंडर जस्टिस, टेररिज्म और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जैसी चीज़ें देखोगे। तो गाइज़ ये है हमारे पेपर 2 का पार्ट है। ओके, इसका अगला जो पार्ट है, ठीक है, वो है पेपर 2 का पार्ट B। तो पेपर 2 के पार्ट B के अंदर में आप लोग क्या देखोगे? तो ये पूरा इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड। अच्छा, जो एक मेजर कन्फ्यूजन है बच्चों का क्या है कि सर मैं पॉलिटिकल साइंस लेना तो चाहता हूँ, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर में हमको बहुत सारे थे ये क्या कहते हैं, कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस याद रखने पड़ेंगे। मैं आपको गिनाता हूँ
इस गिनती को कीजिएगा मेरे साथ में और कितने कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन रखनी है या कितने कंट्रीज़ के रिलेशन को याद रखना है आपको समझ जाएगा। हर छोटे मोटे इंटरनेशनल रिलेशंस को याद नहीं रखते बैठना। सुनिए ज़रा, गिनिएगा। ओके, पहले कहा है इंडिया एंड साउथ एशिया। इंडिया एंड साउथ एशिया मतलब इंडिया की रिलेशन, इसकी जो भी नेबरिंग जो 8 कंट्रीज़ हैं उनके साथ में। तो हमारी कितनी कंट्रीज़ हो गए? 8। पहले पेज के अंदर में पूरे 8 इश्यूज़, उसमें रिवर वाटर डिस्प्यूट को लेकर के, खास करके अभी जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है कौन से रिवर को लेकर के, तो इंडस रिवर को लेकर के जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है वो आ जाएगा। इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन और किस तरीके से हम लोग अभी जो है वो पुश बैक पॉलिसी वगैरह अपना रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ में। ओके, एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड इंसर्जेंसीज, ये अगेन एक हमारा झगड़ा है। ओके, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गए, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ में आपको कहा है कि आप जो है वो किसी एक कंट्री को मत पढ़िएगा, आप पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को और लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट को पढ़िएगा। मतलब कितने हो गए? मतलब आपके और 2 हो गए, यानी कि 10 रिलेशंस का आपको ध्यान रखना है। ये पूरे पहले पेज पर इतना ही आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर आगे जो है वो अगर आप लोग देखो तो आगे आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली जो ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर है उनमें 5 कंट्रीज़, यूएस, ईयू, जापान, चाइना और रशिया। तो ये 5 हो गए, मतलब टोटल कंट्रीज़ हो गई आपकी 15। फिर आप लोगों को अगेन आगे कहा है कि आप अफ़गानिस्तान, इराक, वेस्ट एशिया, इस पर ध्यान रखिएगा। वेस्ट एशिया एज अ पूरा रीजन। ओके, ये हो गया आप लोगों का। फिर आप लोगों को बस और यूएस और इजराइल के साथ में किस तरीके से हमारी रिलेशन ग्रो हो रही है, तो 1, 2, 3 और 4 रीजन आपको और बोले हैं। ओके, तो गिन करके 19 और एक आधा अगर आप लोग सेंट्रल एशिया वगैरह भी पकड़ लो तो 20 कंट्रीज़ के साथ की आप लोगों को, या 20 रीजन एंड नेशन के साथ में आप लोगों को रिलेशन याद रखनी है। अब इतना तो यार आपको जीएस में भी करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा विद स्टोरी समझ लीजिए तो अच्छे से समझ में आएगा। इस बार के बहुत सारे लोगों ने यूपीएससी का पेपर दिया, बिम्स्टेक वगैरह में उनको इश्यूज़ हो रहे थे। ओके, तो बात है कि ये इसीलिए होता है कि आप लोग जो हो अगर आईआर ढंग से पढ़ो तो उन सब में इशू नहीं आएगा। बाकी यस, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, और एक और रीजन है आसियान रीजन, उसको लेकर के लुक ईस्ट पॉलिसी वगैरह क्या है, नाम में हम लोगों ने किस तरीके से इन्वॉल्व हुए थे, ये सब चीज़ें आपकी इसके अंदर में आती हैं। तो गाइज़ ये था हमारा पूरा पूरा सिलेबस, और इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो सिलेबस से डायरेक्ट आप लोगों के टॉपिक हर साल, मतलब जैसे 23 में पूछ लिया, ओके 22 में पूछ लिया, 21 में पूछ लिया, यूपीएससी बार बार इन सभी सवालों को कंटिन्यूसली रिपीट कर रही है। एंड इसीलिए काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल ऑप्शनल जो है वो आप लोगों का हो जाता है। एंड इसीलिए मैं आप लोगों को कहता भी हूँ कि इस ऑप्शनल को आप लोग जो है वो ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा है कि ये बैच कब शुरू हो रही है, वापस आपको बता दूँ 16 जून। ठीक है, 16 जून सुबह 9 बजे ये वाली बैच शुरू हो रही है, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वापस अगर हम बात करें तो इसके अंदर में क्या क्या है, तो आपको बता दिया पेपर 1, पेपर 2, ठीक है, और इसमें पेपर 1 जो है वो खास करके पॉलिटिकल थियरीज़ को और इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स को लेकर के है, और पेपर 2 खास करके आईआर की अलग अलग थियरीज़ को लेकर के है। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को, और ख़ास करके आप लोग इसी विषय से टॉप कर पाओगे यूपीएससी की एग्जामिनेशन में। ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा मुझे, वापस बता दूँ 16 जून 9 बजे।